In today's session, we are going to cover what are the examiner's expectations in, in general terms, and what we are supposed to write, and what are the mistakes which we are doing. And I have picked up some questions from the past papers as well, इनको कैसे आंसर करना है. But before we go for that, हमें एक general उसमें देखना होगा कि क्या expectations हैं और क्या हमें करना होगा, right? For example, let's start. Examiners की क्या expectations होती हैं कि आपने किसी भी क्वेश्चन को exact आंसर करना है. कैसे आंसर करना है? यूजिंग कीवर्ड्स. अवॉइड द टर्म्स, वेग टर्म्स. जैसे मैं मिसाल देता हूं, थिंग्स मूव फास्टर और इट बर्न स्ट्रॉन्गर. ऐसा नहीं है. आप जैसे मिसाल के तौर पे आप रेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किसी रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ जाता है, तो आप लिख देंगे कि वो थिंग्स मूव फास्टर. आप बता दें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, उसको कह देते हैं कि नहीं, इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर, द अमाउंट इंक्रीजेस. नो, दीज आर नॉट, दीज आर द वेग टर्म्स. ये किस में आता है? ये वेग टर्म्स में आता है. एग्जैक्ट वर्ड्स देखें, लिखा हुआ है नीचे. क्या लिखा है देखें जरा. यूज पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी. यूज द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, राइट? और अपने आंसर को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना, राइट? मैं अभी अगले पार्ट में सिखाता हूं स्ट्रक्चर करना क्या है. सो सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो यहां पे इस स्लाइड के अंदर कि हम, वालेकुम अस्सलाम, एग्जैक्ट आंसर्स नहीं लिखते, वेग टर्म्स यूज करते हैं कि थिंग्स स्टार्ट मूविंग, दे मूव फास्टर, the particles slower. ऐसा नहीं. आपने प्रिसाइज आंसर लिखना है. मैं ये बता रहा हूं कि किसी भी एग्जामिनर की क्या एक्सपेक्टेशन होती है व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स. दे एक्सपेक्ट यू टू राइट द एग्जैक्ट, स्ट्रक्चर्ड and using proper terms. Do not use the general language, the general terms to explain your answer. यहां तक बात समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, क्या ए स्टार आंसर्स होते हैं. ये एक सिंपल वे है कि जब भी आप आंसर लिखें, यू हैव टू राइट पॉइंट्स, देन बिकॉज एंड देन डिटेल. क्या मतलब है इसका? आपको कहा गया कि वाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट, तो पहले आपने पॉइंट देना है. व्हाट हैपेंस टू द रेट व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो पहले आपने पॉइंट लिखना है कि रेट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. ये तो हो गया पॉइंट. इसे क्या कह रहा हूं मैं? पॉइंट. फिर इसके आगे बिकॉज. यस, बिकॉज द पार्टिकल्स गेन एनर्जी रिजल्टिंग और जनरेटिंग सक्सेसफुल कोलिजन्स, राइट? सो दिस इज द पॉइंट्स. बिकॉज ये बात आप ध्यान में रख लें कि मुझे पॉइंट लिखना है हर आंसर लिखने से पहले. पॉइंट, बिकॉज, केमिस्ट्री, मतलब डिटेल उसकी. हर आंसर को आपने इसी तरह स्ट्रक्चर करना है. जब एक्सप्लेन कर रहे हो, यूज ऑलवेज साइंटिफिक टर्म्स. नेवर यूज द जनरल टर्म्स टू एक्सप्लेन एनीथिंग. साइंटिफिक टर्म, ओके? You have to use the word temperature, pressure, kinetic energy, right? Not the simple amount or something. Use the scientific terms to explain this. Always answer in the command words. आप हर सब्जेक्ट के अपने कमांड वर्ड्स होते हैं, हमेशा उनको ध्यान में रखें. जब आप अभी पास पेपर कर रहे होते हैं तो मार्किंग स्कीम से कमांड वर्ड्स ध्यान में रखें, राइट? हमेशा उन कमांड वर्ड्स में आंसर करें. If you don't answer in the command words, you're going to lose the marks, right? So this is the simple way of doing it. अब जैसे आपको कहा जाता है क्वेश्चन में, आपने एक चीज नोटिस की होगी, कैम्ब्रिज में कीवर्ड्स होते हैं. डिफाइन, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, ये ज्यादातर कीवर्ड्स होते हैं. जब तो कहते हैं डिफाइन, तो सिर्फ डेफिनेशन लिखें. डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन.
तो आपने केयरफुली आंसर क्राफ्ट करना है. इट इज द एंथैल्पी चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. अगर उसमें स्टैंडर्ड का वर्ड है तो अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, अगर स्टैंडर्ड का वर्ड नहीं है तो अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं. लेकिन सर अगर हम लिख भी गए तो yeah, doesn't make difference. Yeah, doesn't make difference. If there is no word, even you can write it, right? But अगर है standard का word and you don't write, you're going to lose marks. वो कहते हैं standard enthalpy change of formation को define करें या enthalpy change of formation को define करें, right? तो definition तो straight forward होगी. जो definition जितनी होगी उतने marks होंगे. लेकिन जब वो कहता है explain, तो फिर usually 2 marks होंगे. 2 मार्क्स किस तरह लिखने होते हैं, इधर सुन लो. इट मींस 2 पॉइंट्स, नॉट अ पैराग्राफ. जब भी वो कहेगा एक्सप्लेन एंड इट विल बी गिवन 2 मार्क्स, सो यू हैव टू गिव 2 पॉइंट्स. क्या जल्दी होता है, बच्चे पैराग्राफ में देते हैं बट उसमें पॉइंट एक ही देते. सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपको पैराग्राफ लिखना नहीं, आपको पॉइंट्स लिखने हैं, राइट? तो whenever they ask you, you have to write the points. Okay? क्वेश्चन दैट दिया एक्सप्लेन मतलब उसमें हम 2 पॉइंट्स भी करके सब बहुत लिखते हैं, पर वो आइडियल केस की फॉर्म में, तो उसमें हम 2 पॉइंट्स से जी, अगर पॉइंट वाइज लिख सकते हैं. पॉइंट वाइज ही बेटर होता है. बेटर होता है आप पॉइंट वाइज और कमांड्स वर्ड्स को यूज करके लिखें. आयला, कैन यू हियर मी? जी सर. Okay, now just moving a little backward to tell you कि क्या किया अभी तक. ये वाली चीज है, अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि एग्जामिनर की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं. जी, बुलेट पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस आपने पैराग्राफिंग अगर करनी है तो अपने बुलेट पॉइंट्स करने हैं, तो अपने आंसर को स्ट्रक्चर जरूर करना है. ठीक है? नो, ऐसा नहीं है. आपको जो अभी ये मैं बता रहा हूं कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन को आंसर करना है, कीवर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है, वेग टर्म्स नहीं यूज करनी, और अपने आंसर को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना है. अब इसमें क्या पॉइंट हो सकता है, जैसे आप कह रहे हैं कि क्या मुझे, मिसाल के तौर पे इसमें देखें, यहां चले गए हम, कि जैसे 2 मार्क्स हैं, तो आपको कहता है, मतलब मिसाल देता हूं रेट की, वो कहता है जी टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्यों बढ़ता है, व्हाट हैपेंस टू द रेट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. तो आपने लिखा रेट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये पॉइंट 1 हो गया. यस, बिकॉज के साथ इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन होगी, एज और बिकॉज, राइट? सो एट दिस पॉइंट इफ यू आर एक्सप्लेनिंग द पॉइंट 1, तो यू कांट मेक अ बुलेट पॉइंट फॉर 2 ऑब्वियसली, राइट? ऑफ कोर्स यू कांट मेक इट. हाँ, अगर आपका सारा आंसर ही अलग अलग बुलेट पॉइंट्स हैं तो आप बना सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट क्योंकि एक ही पॉइंट की आगे एक्सप्लेनेशन देनी है, तो फिर आप उसका दूसरा बुलेट पॉइंट तो नहीं बनेगा, वो तो एक इंग्लिश लैंग्वेज की वायलेशन हो जाएगी. ठीक है? सो आपको समझ आ रही है हम क्या कह रहे हैं, कि केमिस्ट्री में जब भी आंसर करना है, पॉइंट्स बिकॉज ऑफ डिटेल. पॉइंट्स बिकॉज ऑफ डिटेल मतलब कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसका पहले पॉइंट सोचना है कि ये क्या इसकी वो है, और फिर उसकी बिकॉज के बाद डिटेल दे देनी है कि क्योंकि पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, इससे टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है. ठीक है? साइंटिफिक टर्म यूज करनी है, कमांड वर्ड्स यूज करने हैं. ठीक है? कमांड वर्ड्स मतलब न्यूक्लियर चार्ज है, डोंट यूज टू मच पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, आप उसको न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे, राइट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आपने प्रॉपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम लेना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कमांड वर्ड्स है, राइट? अब जनरल टर्म में, वेग टर्म में नहीं डिस्क्राइब. ठीक है? मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूं इसको. और 2 मार्क्स का मैंने आपको बता दिया. 2 मार्क्स का क्या मतलब होगा, जब वो कहेगा एक्सप्लेन और 2 मार्क्स दिए होंगे तो आपको मेन 2 पॉइंट्स, नॉट अ पैराग्राफ. ओके?
फिर आगे देखें, फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार 3 मार्क्स का, ये कम होता है यस में, लेकिन फिर भी आ जाता है 3 मार्क्स का। क्या करना होगा उसका? 3 पॉइंट्स यस, उसमें 2 पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन, 2 पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन, उसमें डिस्क्राइब का वर्ड होगा। जब वो वर्ड डिस्क्राइब करेगा तब आप देखोगे 3 मार्क्स होंगे। फिर इसका मतलब है कि 2 पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन है वहां पे, राइट। सो ये चीज ध्यान में रखनी है कि तीसरा मार्क में बी फॉर द एक्सप्लेनेशन। आप होता है ना कभी कभार देखते हो यार, मेरे जैसे फिर वही बात करता हूं कि वो कहता है अच्छा रेट बढ़ने से टेम्परेचर को क्या होता है, नंबर 3 दे देता है। फिर आप सोचते हो यार इसमें पॉइंट तो 2 ही बनते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, पॉइंट 1 हो गया, और पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी पॉइंट 2 हो गया। ये तीसरा मार्क किस चीज का? यस, जिसमें आप एक्सप्लेन करते हैं कि पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, more number of particles having energy more than activation energy resulting more successful collision। तीसरा पॉइंट इस चीज का, अब आपको समझ आएगी। इसमें वर्ड यूजुअली डिस्क्राइब होगा। बार बार मैं कह रहा हूं कि एएस में ये क्वेश्चन कम आते हैं, A2 में ज्यादा आते हैं। एएस में बहुत एक आध क्वेश्चन होता है पूरे पेपर के अंदर, ये 3 मार्क्स का, ठीक है, नॉर्मली 2 मार्क्स के अंदर अंदर। यस, वो तो कैलकुलेशन है, मैं उस पर आता हूं। हाँ यस, आ जाता है क्योंकि उसमें यस यू नीड एक्सप्लेनेशन। ओके, बॉन्डिंग में अभी हम बॉन्डिंग ही करने लगे, एनर्जेटिक्स हो गया ये। ओके आगे चलते हैं जी। कॉमन मिस्टेक्स क्या है वो देखिए। सबसे पहली मिस्टेक हमेशा वीक एक्सप्लेनेशंस, वही जो मैंने अभी बोला कि आप रेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं और बोलते हैं जी वेग टर्म्स में, क्योंकि थिंग्स स्टार्ट मूविंग फास्टर व्हेन वी हीट इट, ठीक है, या व्हेन वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ और अ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, द रिएक्शन बिकम्स फास्टर। ऐसा नहीं, ये वेग टर्म्स, राइट। आपको प्रॉपरली बताना होगा, आर यू इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स? यस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रॉन्ग स्ट्रक्चर्स, अभी जैसे मैंने बोला कि आपके क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करना है, रॉन्ग स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? जैसे इसी रेट वाले में, रेट वाले में आप शुरू कर दें कि पार्टिकल्स कोलाइड फ्रीक्वेंटली, यस, पहले रीजन शुरू कर दें, फिर आप लिखें एज पार्टिकल्स वर मूविंग फास्टर, और फिर जाके आप लिखें रेट वुड बी हायर। तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है आपका, ये एक वीक एक्सप्लेनेशन हो। थिंक अबाउट द आंसर एंड देन स्ट्रक्चर इट, देन स्टार्ट राइटिंग। आपको समझ आया कि स्ट्रक्चर क्या है, कि आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है कि रेट इंक्रीज टेम्परेचर, यस यस, और फिर अगर एक्सप्लेनेशन है तो वो तीसरे पे आएगा, यस। ओके, सो इसके अलावा नो वर्किंग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पेपर 2 में देखा गया है बच्चों का वो ये है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कराता है या मोल्स कराता है, क्योंकि जगह सिर्फ आंसर की दी होती है, आंसर लिख देते हैं। यस, वो बार दफा आप वर्किंग कई साइड पे कर रहे होते हैं, कॉपी डाउन करना भूल जाते हैं, ठीक है। कोई भी, जैसे आपको अगर एआर भी निकाला है, कैलकुलेटर में बच्चे डाल के एआर निकाल लेते हैं। एआर पता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, आइसोटोपिक अबंडेंस को आपस में मल्टीप्लाई करके निकालना, कैलकुलेटर में डालते हैं वैल्यू, आंसर लिख देते हैं, या वो जो किया है वही लिख देते हैं, राइट। इवन अ सिंगल वर्ड भी आपको कैलकुलेशन करनी है तो वो आपको करनी पड़ेगी, समझ आ गई? सो यू कैन नॉट गो विदाउट कैलकुलेशन, समझ आ गई? सो कोई भी वर्किंग के बगैर बात नहीं होगी। अब मैं एक क्वेश्चन का कंपैरिजन देने लगा हूं जी। अभी एक कंपैरिजन करते हैं, मिसाल के तौर पे कहते हैं एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्या आंसर होगा आपका? एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वर्ड एक्सप्लेन है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जी, क्या होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन। अब जो आपका आंसर है स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जो भी मैंने ऊपर वर्ड बोला कि आपके आंसर को क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। आंसर में भी सही हो बट स्ट्रक्चर्ड नहीं है। आप बताएं।
molecular same structure different. That's a molecular form of different structure as in अब देखें, यस, अब जब हम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे गए हैं तो स्लोली हमने आंसर को बिल्डअप करके सही कर लिया। यही काम हमने वहां करा। अब जैसे देखें वीक आंसर क्या होगा, यही सेम फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो मोर और लेस हम यही कहना चाह रहे थे, ये वीक एक्सप्लेनेशन। अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या होगी, ए ग्रेड एक्सप्लेनेशन क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अरेंजमेंट और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला और डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो भी हो सकता था, बट आपने उल्टा स्ट्रक्चर गलत कर दिया। जो आपने कहा यस, तो आपने पूरा पहले सोचा, आई वाज लुकिंग एट यू, आपने पहले दिमाग में सोचा कि हाँ मॉलिक्यूलर सेम होता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंट होता है, तो पूरा आपने देखा। आंसर ये भी गलत नहीं है, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, राइट? या व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, ये नहीं समझ आ रही है। हमने पूरी बात करनी है कि क्या डिफरेंट है क्या सेम। जी, दूसरे वाले पे ये एक्सप्लेन किया ना आपने, सेम मॉलिक्यूलर का एक, डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का एक, राइट? सो इसमें उसने 2 मार्क्स इसलिए दिए हुए थे। अब जैसे देखें फॉर एग्जांपल एक और, why ethanol has a higher boiling point than ethene? Why ethanol has a higher boiling point than ethene? Well, bonds are stronger in ethanol and weaker in ethene. एथेनॉल इथीन में दोनों में कार्बन है, 2 ही कार्बन है। इथीन का डबल बॉन्ड makes it a stronger एथेनॉल, हायर बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखिए ये जो कुछ आपने बोला ये वीक आंसर है, रॉन्ग आंसर। एथेनॉल इज बिगर, एथेनॉल इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये गलत आंसर है, ये वीक आंसर है। Ethanol has a hydrogen bond, stronger intermolecular forces, need more energy to overcome as compared to the ethene having weak intermolecular forces. So आपने देखा इसमें सारे कमांड वर्ड्स यूज किए, आंसर को स्ट्रक्चर किया गया। समझ आ रही बात? आप कोवलेंट बॉन्ड्स का जिक्र नहीं कर सकते, आप कोवलेंट बॉन्ड का कोई लेना देना ही नहीं। ये सबसे पहले प्रॉम्प्टिंग आंसर यही होता है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहां पे डाला। सो जब अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस आंसर, ये प्रॉपरली कमांड वर्ड्स के साथ स्ट्रक्चर्ड आंसर, और ये आप जब भी पास पेपर कर रहे हो आपने ये लर्न करना होता है। जब आप पास पेपर कर रहे होते हैं, नोट्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको ओवरऑल जनरल कॉन्सेप्ट आता है अबाउट द टॉपिक। चलो कुछ करते हैं, आप पहले इसको चलो करते हैं उस पर, इसको खत्म करके फिर बताता हूँ उसका प्लान। नाइट्रोजन है, सल्फर तो नहीं है, सल्फर नहीं है, सल्फर नहीं है। ओके, सो बात समझ आ गई बच्चों यहाँ तक? सो बात फिर वो ये है, क्या मेन पॉइंट्स हैं कि आपके क्वेश्चन आंसर को क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, कमांड वर्ड्स के साथ होना चाहिए, वेग टर्म्स नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है? सर ने हमारा वीक टॉपिक दिखाया यही होता है, समझ आ गई बात? ओके, सो ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस हैं दे आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर उनकी, बस उनका थोड़ा सा इशू ये होता है कि आपको सारे ऑर्गेनिक के रिएक्शंस एक गो में याद करने हैं, फिर आप मिक्स अप कर नहीं करते, फिर हो जाता है। वो मैं इसके एंड में बताता हूँ क्या करना, मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ये देखिए बच्चे, अब मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन निकाल लिया पास पेपर से। जी, ये मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन निकाल लिया। नाउ आई वुड लाइक यू टू एग्जैक्टली आंसर। हाँ, अब देखें, कहता है पीरियड 3 एलिमेंट्स शो द ट्रेंड इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अक्रॉस द पीरियड। अब मैंने आपको बेसिक सिखा दिया ना, तो अब हम एग्जैक्ट देखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं कि हमें कितना आया। ओके,
कहता है कि period 3 elements show the trend in the physical and chemical properties across the period, shows the variation in atomic and ionic radii of the period 3 elements from sodium to chlorine. Okay, अब वो कह रहा है जी कि ये जो है जो एटॉमिक रेडियस है ये डार्क वाला है, ये जो ब्लैक लाइन है ये एटॉमिक रेडियस है, तो एटॉमिक रेडियस हमें नजर आ रहा है क्रॉस द पीरियड क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है. Okay, explain the trend shown in the atomic radius of period 3 elements from sodium to chlorine. जो words में ज़हन में आता है जरा लिख दें प्लीज. क्या ट्रेंड है, ट्रेंड का वर्ड यूज करना. एक्सप्लेन एंड ट्रेंड 2 मार्क्स. एक मिनट मैं मार्क्स बता देता हूँ. 2 का है जी क्लोरीन, 2 मार्क्स का है जी. 2 मार्क्स एंड एक्सप्लेन. एग्जैक्टली वही चीज जो मैंने ऊपर सिखाई है वही आप यहाँ नीचे पूछ ली है जो पकड़ा वहां से है. जी बच्चों क्या लिखा है? जी बोले. अला आपको आवाज आ रही है? Sodium to chlorine, the trend of atomic heating as the nuclear charge is increasing, resulting in more nuclear charge. आपने कहा है कि ट्रेंड डिक्रीज कर रहा है, ये तो पार्ट ऑफ द आंसर नहीं होगा बिकॉज ये तो ऑलरेडी नजर आ रहा है. ठीक है, तो बट आपने जो मेन पॉइंट दिया है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो क्या रह रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है. शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट ये आपने नहीं मेंशन किया ना. हाँ लिखा नहीं है लेकिन मेरे ज़हन ना में लेकिन अब उस पे सही करके आंसर लिखें. सही लिखें, सही लिखें, क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ले ये 2 है फॉर दिस पार्ट. ए ग्रेड के लिए 45, 40 से 45. जी क्या लिखा है? आप देखिए, आप देखिए वो क्या कह रहा है. अब देखिएगा वो क्या कह रहा है. आप श्योर हैं कि 2 मार्क्स के लिए यू हैव रिटन इनफ एंड राइट स्ट्रक्चर्ड विद द कमांड वर्ड्स, नो वेग एक्सप्लेनेशन. ओके ओके, आपने भी पहले सेंटेंस के अलावा आई फील के बाकी सही है. बाकी आपने ओके देखिए, लेट्स सी, हियर इट इज. nuclear charge increases because similar अब आप देखें, अगर आपने सिमिलर शील्डिंग ना लिखी होती तो न्यूक्लियर चार्ज तो डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज करता है ना, और शील्डिंग साथ बढ़ती है तो कैंसिल आउट हो जाता है. सो न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज इज नॉट एनफ इंफॉर्मेशन. अगर आपने न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी ना लिखा होता तो भी एनफ इंफॉर्मेशन नहीं. अब आपको समझ आई, उसने देखें क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, और ये क्या है, ये एंड किस तरह है, कैपिटल है और बोल्ड है. इसका मतलब है कि अगर बच्चे ने इसके साथ ये नहीं लिखा तो मार्क्स गॉन. वो तो मैंने कहा चलो वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बट स्टिल वी अवॉइडेड बिकॉज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज आपने भी लिखा था ना, वो तो नजर भी आ रहा है ना ट्रेंड में. You there? So वो that is not the explanation ना, वो ट्रेंड में आपको नजर भी आ रहा है, right? For example, next देखिए, so is it clear? Okay, next दे रहा हूँ. देखिए जरा. Okay, so
राइट। अब वापस जाते हैं दूसरे पार्ट। Explain why there is a large difference in the ionic radius of aluminum and phosphorus. Ionic radius देखें क्या हो रहा है। आयनिक रेडियस वो कह रहा है कि यहाँ जो पहले 3 आयन्स हैं उनका रेडियस डिक्रीज हो रहा है और ये एल्यूमिनियम में बहुत नीचे है, और फिर फास्फोरस का आयनिक रेडियस बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स आयन्स बनाते हैं ना, जैसे अगर आप पीरियड 3 के एलिमेंट्स देखें तो ये Na पॉजिटिव है। मैं चले एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता देता हूं। Al3 पॉजिटिव है, फिर P3 नेगेटिव है, S2 नेगेटिव है और Cl नेगेटिव है। जी बच्चों, अब अपने आंसर की तरफ आ जाते हैं। 2 मार्क्स हैं। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द आयोनिक रेडियाई ऑफ Al एंड P। 2 मार्क्स का आंसर लिखें बच्चों। आयला आप भी लिखें, इस दफा आपको बताना होगा। नो, ठीक है। Electrons, but P has 3 minus electrons. Al has fewer shells. जी आप नो, आखिरी पार्ट में कोई रीजनिंग है ही नहीं। आपने कहा एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए और फास्फोरस ने गेन किए, इसके आगे रीजनिंग क्या है? एज ए रिजल्ट क्या हुआ? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। ये जो आपने बात की थी, यस, जो आयला ने बात की है कि यू हैव टू ऐड ऑन कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से फ्यूअर शेल्स हो जाएंगे, मोर प्रोटॉन्स हो जाएंगे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से मोर शेल्स हो जाएंगे। मोर शेल्स तो इस केस में नहीं होते, बट कुड बी, बट इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे। सो यू नीड टू ब्रिंग इन सम रीजन, राइट? मैं दिखा रहा हूं, आप देखें फिर। यू नीड टू ब्रिंग इन सम रीजन। लुक एट द रीजन। क्या कह रहा है वो? पहला पॉइंट आपका ठीक था। क्या कहा उसने? एल्यूमिनियम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन। दूसरा मार्क आपका बिल्कुल सही था, यस। दूसरा मार्क, Al3 positive has 1 fewer shell than P3 negative. So precisely shells का जिक्र किया है, तब आप कंपेयर कर सकते। प्रोटॉन्स का जिक्र करें, शेल्स का जिक्र करें, राइट? फास्फोरस की एटॉमिक, देखो ना, Al3 पॉजिटिव की क्या कॉन्फ़िगरेशन बनती है? 2-8। P3 नेगेटिव की क्या कॉन्फ़िगरेशन बनती है? 2-8-8। तो क्लियरली इसके कितने शेल्स हैं? 3। उसके कितने शेल्स हैं? 2। आपको समझ आ गया आपका डिस्कनेक्शन क्या था? आपने पॉइंट दे दिया, बट बिकॉज करके उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो नहीं दी कि एल्यूमिनियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, फास्फोरस गेन कर रहा है। As a result, the aluminum का positive ion has the fewer shells, right? On the other hand, the phosphorus has more shells because of the gaining electron and higher number of electrons. So इसकी वजह से difference आ गया। Okay, next. Okay, next. Okay, again. ये देखें, period C element and chemical properties across the period. Explain why the elements sodium to aluminum are good electrical conductors. One word, one line है ये। अब मैं 2 वाले कराए ना, 1 वाला कराने लगा। फिर वही better words, although दोनों का आंसर सही है। Delocalized electrons is the more, is a command word. Okay, so use a command word. ठीक है? Explain why the elements. So explain why the elements sodium to aluminum good conductor, electrical conductor, because they have delocalized electrons. Why the element phosphorus, sulfur and chlorine do not conduct? अब इसमें देखें कुछ बच्चे इसको फिर explain करने लग जाते हैं पहले पार्ट में कि delocalized electrons हैं because they are metals, their valence shell loses electron, they become free. Don't need one marker, you just yes, then both are
free electron. नीचे वाले पार्ट में यस why phosphorus do not conduct electricity there are no free electrons or delocalized electrons सिर्फ क्वेश्चन में जब इससे नॉन वाला आता है नॉन कंडक्टर वाला वहां पे वो डीलोकलाइज नहीं लिखते वहां पे वो लिखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जहां पे मेटल वाला होता है वहां डीलोकलाइज लिखते जी जो अब फर्क समझ जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अब इसमें जो मेटल है उसके लिए तो प्रॉपर वर्ड इसलिए हमने डीलोकलाइज यूज किया बिकॉज उसके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेटल्स के स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं हैं यस यस ये वाले जो है ये उसमें अगर फास्फोरस नहीं कंडक्ट कर रहा तो उसके पास तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना उसके पास कौन से हैं 1 2 3 4 5 इन्हीं में से कोई फ्री होता या डीलोकलाइज होता तभी एक दो जो है उसमें से जो है वो है ही वो क्या कहते हैं सिंपल कोवेलेंट है और बीच में जो जी अब जरा देखें क्या कह रहे हैं देखें जरा फास्फोरस सल्फर नो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते no delocalized electrons no free electrons no mobile electrons okay इस देखिए जो डीलोकलाइज्ड और फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि जो उस एटम को छोड़ के चले जाते हैं जो मेटल्स में हर सूरत होते ही होते हैं नॉन मेटल्स में जैसे ग्रेफाइट के केस में वो हैं बाकियों में नहीं होते राइट जब वो यानी जब घूम रहा है अपने शहर में तब डीलोकलाइज नहीं कह सकते जब उसको छोड़ के चला गया तो डीलोकलाइज कह सकते हैं चाहे मेटल का हो चाहे नॉन मेटल का हो अब बात समझ आ गई डीलोकलाइज कब कहेंगे जब वो ऐसे घूम रहा है नहीं डीलोकलाइज घूम तो तब भी रहा है ना न्यूक्लियस के अराउंड यस जब न्यूक्लियस को छोड़ के चला गया तो डीलोकलाइज हो गया ओके नेक्स्ट इसका आंसर देखें जी अब ये ट्रिकी है गौर से पढ़ना है period 3 elements to chlorine are non-metals why there is a large difference between the melting point of silicon and melting point of phosphorus sulfur and chlorine क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है आप बता सकते हैं प्लीज 2 marks at least sorry तो बेसिकली इनमें से तो SI is a giant molecular structure while P, S and Cl are simple covalent have simple covalent bonding between them and covalently bonded structure strong covalent bonds and SI is a giant covalent structure so it has stronger covalent bonds and but P, S and Cl have weaker कहते हैं IV इसको कहते हैं Van der Waals जी आप बताएं strong covalent bonds and SI giant आयला आप बताएं Is there more free electrons silicon में as compared to phosphorus, sulfur and chlorine? नो नीचे वाले का मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है बच्चे आयला नहीं मैं उसको भी कह रहा हूँ आपको भी साथ कह रहा हूँ while phosphorus, sulfur and chlorine have simple molecular structure with weak DWs. देखें अब आपका स्ट्रक्चर्ड था लेकिन बाद में स्ट्रक्चर्ड था शुरू में थोड़ा सा वेग था ओके जैसे देखें आ जाते हैं क्या कह रहा है वो सिलिकॉन हैज अ कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स यस दूसरा क्या कह रहा है फास्फोरस सल्फर क्लोरीन हैज weak van der Waals forces but I would argue on this I would emphasize कि आप थोड़ा इससे एक स्टेप आगे जाएं आप बताएं कि सिलिकॉन जैसे आयला ने कहा था कि कोवलेंट बॉन्ड एंड मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो आपने बोला था यस और नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है phosphorus sulfur chlorine covalent bond but simple molecular structure therefore the intermolecular forces the weak VDWs राइट और फिर आखिर में एनर्जी का भी जिक्र करते हैं पॉइंट कटेगा यहाँ पे नहीं उसका तो तुझे हाँ एक करना डिफिकल्ट हो गई पॉइंट नहीं मेरा पता तो नहीं इसने अलाउ किया हुआ है लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स लिख दिया है
तो दैट्स एनफ, और उसमें लिख दिया कि वीक VDW, तो दैट्स एनफ। बट क्योंकि अभी जो मैंने पहले कहा था कि उसको स्ट्रक्चर तो करना है, तो स्ट्रक्चर करने का क्या तरीका है कि आप लिखेंगे कि सिलिकॉन हैज अ कोवलेंट बॉन्ड एंड मैक्रोमोलेक्यूलर स्ट्रक्चर, राइट? नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक. Phosphorus, sulfur, chlorine, covalent bond and simple molecular structure. Weak intermolecular forces do not need much energy to break. ठीक है? Next. इधर देखें. Explain why the first ionization energy of sulfur is less than first ionization energy of phosphorus. बताएं क्या होगा? So sulfur has one more pair of electron in its orbital, so it results in spin pair repulsion. So it is easier to remove electrons from the shell. 2 नंबर है, 2 marks. आप बताएं बच्चों. एक पॉइंट है उसका. आप दोबारा बोले क्या था? Sulfur has one more electron in its p orbital, so it results in spin pair repulsion. So it is easier to remove electron. थोड़ा I would like के वेग हो गया, मैं बताता हूँ वेग क्या है. मैं बताता हूँ, आप बताएं. आप बताएं. आप बताएं. 2 मार्क्स. अगला आप बताएं. आपने There's the spin pair repulsion कब बताएंगे? 1 नंबर हो गया ना. दूसरा, वो तो आपका नाम क्या बच्चे? अमरीन ने भी ये पहला बोला है. दूसरा पॉइंट, So less energy तो will स्पिन be पेयर required. रिपल्शन से कुछ होता होगा ना. स्पिन पेयर रिपल्शन तो पॉइंट हो गया, उसके आगे बिकॉज के बाद कोई एक्सप्लेनेशन होती होगी. Sir repulsion की वजह से energy कम required होगी. नहीं, ये देखो क्या लिखा है, पढ़ो जरा. यस यस, आपको न्यूक्लियर चार्ज का और न्यूक्लियर अट्रैक्शन का अगर मेंशन नहीं करोगे तो स्पिन पेयर रिपल्शन का भी कोई फायदा नहीं. और आप उसको फास्फोरस से कंपेयर कर लेते हैं, जरूरत नहीं है फास्फोरस से. वन मोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहने की जरूरत नहीं है. दैट इज इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट नीड. आप सल्फर को टारगेट करो. इस सल्फर के आउटर सब शेल में देयर इज अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन which creates what spin pair repulsion, but that is the one point. दूसरे पॉइंट में ये बताना है कि स्पिन पेयर रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियर का जो चार्ज होता है, न्यूक्लियर का जो इफेक्ट होता है, वो क्या हो जाता है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कम होता है, जिसकी वजह से कम एनर्जी लगती है. Arrange 3 species in order of increasing radius, less nuclear attraction or less nuclear charge to the valence electron. Next, arrange these 3 species order of increasing radius. 4 नंबर है जी इसके. 4 marks. स्मॉलेस्ट कौन है? फिर एनी है. अब ये मुझे नहीं पता सही है या गलत है, मैंने आपके कहने पे लिख दिया है ताकि बात यहां से आगे चले. ओके नेक्स्ट. अब क्या करना है? अगर आप कोई अपना ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं. ये अमरीन ने बोला तो मैंने लिख दिया. एक्सप्लेनेशन. इसके अगर मैं आपको बताऊं, इसका एटॉमिक नंबर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 28, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 28 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 28. ये सुन के आपको दुख होगा कि तीनों के इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं और शेल्स भी एक जैसे हैं. आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर किलिंग योर आंसर, बट तीनों के इलेक्ट्रॉन सेम है.
Isoelectronic. Yes, they are isoelectronic. जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब ये तीन स्पीशीज हैं जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं तो फिर न्यूक्लियस को हिट करना होता है, प्रोटॉन्स को हिट करना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे हो गए, तो इलेक्ट्रॉन वाला फैक्टर तो खत्म हो गया. प्रोटॉन तो एक जैसे नहीं हो सकते ना कभी भी आते हैं. फिर आप अपने पॉइंट पे पहुंच जाते हैं. आप कहते हैं अच्छा ये फर्क होगा, इसके 11 प्रोटॉन्स हैं, इसके 10 हैं और इसके 9 हैं. सो नाउ द आंसर मस्ट बी क्लियर टू यू. यस, तो अब क्या आंसर है? जिसके प्रोटॉन ज्यादा होते हैं उसका पुल टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होती है? ज्यादा होती है. ऑब्वियसली उसका रेडियस सबसे कम होगा. आइसोइलेक्ट्रॉनिक में हम रूल पढ़ते हैं कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स में जिसके प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, उसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी ज्यादा होती है और वो खींच के पास में है. राइट. अब जरा देखिए क्या क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है. लुक एट दिस. जी, ये 4 नंबर इसीलिए दिए हैं और आप देखो स्पेस भी दी हुई है. ये मैं दिखा रहा हूँ, पहले आंसर दिखा दूं आपको. ये देखिए क्या लिखा है उसने, पढ़ें. पहली बात तो वही जो लिखा है उसका 1 मार्क आपको मिल गया. यस, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जरूर जिक्र करना है. दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक. तीसरा, समझ आ गई बात. तो जितने प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं उतना न्यूक्लियर रिएक्शन ज्यादा होता है. जितने प्रोटॉन्स कम होते जाते हैं उतना न्यूक्लियर रिएक्शन कम होता जाता है. दैट्स द पॉइंट. आइसोइलेक्ट्रॉनिक में यही पॉइंट देना होता है. क्लियर है? अरे आपको भी क्लियर है? सो आपने, आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या है हमारा. मैंने 1 नंबर का भी बता दिया, 2 का भी बता दिया, 3 का भी बता दिया, ये 4 का भी. बेसिकली this is how you have to structure your answer. कि first you need to understand that you, जिस कहते हैं ना अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करो और फिर उसको लिखो. हम रैंडमली पैराग्राफ करते हैं, वेग वर्ड्स यूज करते हैं, वेग टर्म्स यूज करते हैं, जो बात बतानी होती है वो बता ही नहीं रहे होते हैं और वो सारे मार्क्स. So whenever you are writing, think about the points, think about the command words, think about the structuring. Okay, then write it. So ये 3 पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखने हैं. ओके, मूविंग ऑन. ये आ जाए. अच्छा, ये तो था कि वो क्या है. इस दूसरी के बच्चे सबसे ज्यादा मार्क्स लूज करते हैं, ये होता है क्योंकि सबसे ज्यादा गेन करने वाला होता है, यहाँ सबसे ज्यादा लूज करते हैं. सीधे सीधे 4 मार्क्स करने होते हैं, 2-3 एरोस ड्रॉप करके पॉजिटिव पार्ट्स नेगेटिव लेके बच्चे ये मार्क्स लूज करते हैं. जरा देखें इसमें क्या है जी. ये देखें, बेसिकली एल्कीन का रिएक्शन है विद HBr. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, आई एम जस्ट कमिंग बैक टू सिंपल पॉइंट. कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा. क्या कहां एरोस बनेंगे? जरा 4 मार्क्स आप बनाएं. जो भी आप गलत सही बनाते हैं बनाएं. ये तो एल्कीन का रिएक्शन है. एल्कीन्स के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, एल्केन्स का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है एंड सो ऑन. जी तो भाई फिलहाल होगा. जल्दी से बनाइए. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है. ओके, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं मिक्स करने. हिंट दे रहा हूं. कोई पॉजिटिव आइन है तो उसको बनाना है, कोई नेगेटिव आइन है तो उसको बनाना है. डन.
जी सुनिए, सुनो बच्चों, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, सुनिए, ये देखिए, पहला एरो जो ये बताता है कि पाई बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, वो हाइड्रोजन को मिलेगा, वो एरो आपका मिसिंग था। HBr में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कहां बनाना था, इवन इसने नहीं किया हुआ, बट आई वुड रिकमेंड कि आप हमेशा इस एरो की टेल को जरूर टच करें विद दिस, ओके। एज अ रिजल्ट वो कार्बोकेटाइन बन गया, ओके। अब H किसके साथ अटैच हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है, इस वाले कार्बन के साथ, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाना था उसमें 2 अल्काइल ग्रुप आने चाहिए थे। आई होप आपने इसी के साथ अटैच किया, यानी इसके साथ आपने अटैच करना था। ये देखिए, इस तरह करना है। और फिर नेक्स्ट एरो सुन लीजिए, करली एरो फ्रॉम डबल बॉन्ड कार्बन टू हाइड्रोजन, ये लगाया था आपने, तो सिर्फ आपका ये मिसिंग था, तो एक मार्क कम हो गया। करली एरो फ्रॉम हाइड्रोजन टू HBr, ये लगा हुआ था आपका, और पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव भी लिखे थे। करेक्ट इंटरमीडिएट का मतलब है कि आप ये वाला कार्बोकेटाइन भी बना सकते थे, फिर गलत हो जाता। अगर आप ये वाला कार्बोकेटाइन बनाते ना, ये वाला, तो फिर गलत हो जाता। ओके, नेक्स्ट। और करली एरो फ्रॉम लोन पेयर Br2 कार्बोकेटाइन, ये भी है ना, समझ आ गई बात, यही सारे थे आपके। सॉरी, क्योंकि ये देखो ना, जो हमने बनाना था उसमें Br सेंटर पे आना चाहिए था ना, ठीक है, क्योंकि वो बनना चाहिए था मेजर प्रोडक्ट जो है। ये आगे सवाल पूछ रहा है, इसका जल्दी से आंसर लिखें। व्हाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन 2 ब्रोमोप्रोपेन रादर देन 1 ब्रोमोप्रोपेन, कहते हैं ये क्यों मेजर बना है, 2 मार्क्स, ये क्यों मेजर बना है, याद है, इसमें हमेशा माइनर और मेजर बनता है, ये क्यों मेजर बना है। जी Markovnikov's addition है, but why? Yes, you are getting close, but again, structured का आंसर होना चाहिए, no vague terms. Keep in mind when you are answering, keep in mind. देखो बच्चे, इधर देखें, ये देखो, yes, you are close. इधर देखो, अगर ये 2 टाइम है ना, इधर देखें, पहले आपको ये समझना है कि मेरा आंसर क्या है। इससे जब प्रोडक्ट बनेगा, तो क्योंकि दिस कार्बोकेटाइन इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, जिनका ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ओके, जो ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं। यस, ऑन द अदर हैंड इधर क्या है, अगर ये वाला बना देते जिसमें 1 ब्रोमो बनना था, तो देयर इज ओनली 1 अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, लेस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ आ रही बात। सो इसमें क्या लिखना है, इधर देखें क्या लिखा है उसने, देखें क्या लिखा है। Caret 2 bromo is made from a more stable intermediate, more stable carbocation. वजह क्या है, the positive inductive effect of alkyl groups greater है because of 2 alkyl groups attached. तब 2 मार्क्स आपको मिलेंगे कि कार्बोकेटाइन। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, वो आंसर से रेफर कर देते हैं, आंसर से नहीं रेफर, प्रोडक्ट से नहीं रेफर करना, आपको रेफर करना है इंटरमीडिएट से, कि जो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बना है, ये वाला देखिए,
ये जो प्रोडक्ट बना है ये एक ऐसे इंटरमीडिएट से बना है जो कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है which has two alkyl groups attached, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स पास कर देते हैं टुवर्ड्स कार्बोकेटाइन. If I would have been one bromo तो वो इससे बनता जो कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन में इज वन कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन, तो वो नेक्स्ट है. बात समझ आ गई है? तो किसी एक एक्सप्लेनेशन को देना होगा, दोनों को नहीं लिखना. तो आपने लिख दिया कि जो 2-ब्रोमोप्रोपेन इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो कि ज्यादा स्टेबलाइज करता है बिकॉज़ ऑफ टू अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड मोर पॉजिटिव इंटरफेरेंस. समझ आ रही बात? इसी तरह जस्ट 1 मिनट, फॉर एग्जांपल इधर देखिए, सॉरी इसको लेकिन अलग से लिखना होगा, राइट? सो कीप इन माइंड. यस, अब यहां देख लीजिए. सो नाउ इट्स क्लियर कि 4 मार्क्स वहां किस चीज के, 2 मार्क्स यहां. अब ये देखिए ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स. ऑर्गेनिक का यही होता है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जब जाते हैं तो सारे चले जाते हैं, आते हैं सारे आ जाते हैं. तो दैट्स द प्रॉब्लम कि आपको सीधे सीधे एरोज लगाने थे, कर्ली एरोज, पॉजिटिव नेगेटिव. तो आप देखें ना विद इन लाइक वेरी लेस एफर्ट आपको 6 मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन वही 6 चले जाते हैं जब आपको आइडिया नहीं हो. ठीक है? सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट. सो इस सारे को मैं सम अप करता हूं. सारे का सम हमारा क्या है? मैं गोइंग बैक टू द मेन क्रक्स. देखिए बच्चों, यस यस, अब देखें देखिए, देखो बच्चों, ये देखें आपका क्या होना चाहिए आंसर? पॉइंट्स और बिकॉज के बाद उसकी डिटेल, साइंटिफिक टर्म्स का यूज होना चाहिए, कमांड वर्ड्स होने चाहिए, और एक्सप्लेनेशन में नो पैराग्राफिंग. पैराग्राफ करते भी हैं तो पॉइंट्स बेस्ड होना चाहिए. ओके? यस. 3 मार्क्स में मोस्टली एक्सप्लेनेशन होती है. मिस्टेक्स क्या है? वीक एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए, रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं होनी चाहिए, नो वर्किंग. ओके? समझ आ गई बात? सो मेन चीज जिसके ऊपर फोकस किया हमने वो ये थी कि आपका जो आंसर है उसमें ये पॉइंट्स होने चाहिए. ये बात समझ आ गई है? सो हमेशा जब भी क्वेश्चन को देखें पहले आंसर को देखें, फिर देखें कि उसके अंदर मुझे पॉइंट्स क्या लिखने हैं, फिर हर पॉइंट्स के आगे बिकॉज के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, साइंटिफिक टर्म्स, कमांड वर्ड्स यूज करने हैं, कोई वेग टर्म्स नहीं यूज करनी. जैसे मैंने बार बार मिसाल दे रहा हूँ, थिंग्स मूविंग फास्टर, राइट? नहीं, आपने प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी का वर्ड यूज करना है, पार्टिकल्स का वर्ड यूज करना है, सब्सटेंसेस और जनरल टर्म्स यूज नहीं करना. जी मैं आपको बता रहा हूं. राइट? सो इज इट क्लियर नाउ? राइट? सो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए. बट ये क्रक्स है स्टोरी का कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू नो. ओके ओके, अब मैं आता हूँ उस पॉइंट के ऊपर. राइट? तो आइला, ओके, थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग. ठीक, सर, अल्लाह हाफिज़.